हिमालय किस्त नंबर 156। गरायना उसकी मुस्कुराहट में खो गई। उसकी निगाहें एक लम्हे के लिए उसकी मुस्कुराहट पर जम सी गई थी और इस वक्त उसने दिल में सोचा कि खूबसूरत मुस्कुराहट से निगाहें चुराना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। लेकिन फिर उसे याद आया कि उसने गरायना की तौहीन की थी। दो मुतजाद कैफियतें उसके ज़हन में गर्दिश करने लगी और उसने आहिस्ता से कहा, क्या कहना चाहते हो तुम? लड़की तो शक्ल सूरत की बुरी नहीं, लेकिन उस वक्त जब तुम मोहब्बत की हिमाकतों में गिरफ्तार होकर अपनी शख्सियत खो बैठी थी तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। मोहब्बत एक अहमकाना जज्बा है जो इंसान को मफलूज कर देता है। अगर किसी के दिल में किसी की चाहत उभरे तो इसे सिर्फ वक्ती हैसियत देना चाहिए। मैं चाहता हूँ तुम हमेशा ऐसी ही नजर आओ। लांच के सफर में हिमाकत तुमसे हुई थी, मुझसे नहीं। तुम दीवाने मालूम होते हो। हाँ, शायद ऐसा ही हो। मैं अपनी ज़ात पर मगरूर हूँ और बकौल तेरे मेरा गुरूर मेरी मौत का सबब बन गया है। नाश्ता नहीं किया था तो मरने को भी दिल नहीं चाह रहा था। अब तो चाहे तो खुशी से मुझे कत्ल कर सकती है। वैसे मेरा ख्याल है तूने बड़ी मुश्किल से मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। गालिबन वो खाना जो मैंने ग्राइन में खाया ख्वाब आलूद कर दिया गया था। उससे कहते तो मैं खुद अपने कदमों पर चलकर यहाँ तक पहुँच जाता। छोड़ इन बातों को। क्या चाहती है? तुम्हें इंसान बनाने की ख्वाहिशमंद हूँ। अहमकाना ख्वाहिश है। जिसने भी ख्वाहिश की मौत के घाट उतर गया। मुझे जानवर बना रहने दे, इंसान बना तो मर जाऊंगा। अगर ये बात है तो फिर ये मेरा अहद है मिस्टर शीरान के, मैं तुम्हें जानवर से इंसान बना दूंगी। लड़की ने कहा और शीरान गर्दन हिलाने लगा। फिर बोला, मुमकिन है तो इसमें कामयाब हो जाए। मैं तेरे अंदर बहुत सी पोशीदा कुव्वतों को देख रहा हूँ। दिल ही दिल में वो हंस रहा था। अभी थोड़ी देर पहले तो गराना इसके कत्ल के दर पे थी और अब इसे इंसान बनाने पर तुली हुई थी। उसने सोचा कि बेवकूफ़ लड़की, तो मुझे क्या इंसान बना सकती है? अब तो सिर्फ यही कहा जा सकता है कि तू भी उन बेशुमार लड़कियों में शामिल हो जाएगी जो शीरान के हाथों मौत का शिकार हुई थी। गरायना थोड़ी देर तक उसके पास रही। इसके बाद उसने अपने आदमियों को कुछ अहकामात दिए और वहां से निकल गई। शीरान के लिए होटल ग्राइन या ग्रायना की कैद यकसा हैसियत रखती थी। उसे इस बात की कतई परवाह नहीं थी कि वो कहाँ है, किस हाल में है। बस ऐशो इशरत की वो जिंदगी जो वहां वो गुजार रहा था, अगर यहाँ भी जारी रहे तो कोई हर्ज नहीं। चुनांचे वक्त मुतमइन अंदाज में गुजरने लगा। बेवकूफ़ गरायना इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई थी। वो शीरान को एक शानदार नौजवान बनाने की ख्वाहिशमंद थी और इस सिलसिले में उसने हालात अपने बाप से भी पोशीदा रखे थे। डचमैन को शीरान की गुमशुदगी पर शदीद परेशानी लाहिक थी। बात मामूली नहीं थी क्योंकि तंजीम की तरफ से इस पर शीरान की हिफाजत की जिम्मेदारी आयद की गई थी। वो मिस्टर मोटाब को इत्तला भी नहीं दे सका कि शीरान अचानक गुम हो गया है। वो जानता था कि इस सिलसिले में उस पर शदीद अताब नाजिल होगा। चुनांचे अपने तौर पर वो शीरान की तलाश में आया था और उसके आदमी चप्पे चप्पे पर शीरान को ढूंढते फिर रहे थे। गरायन अपने बाप की कार्रवाइयों से पूरी तरह बाखबर थी और कोई ऐसा मौका फराहम नहीं करना चाहती थी जिससे उस पर शुबा हो सके। इसके साथ साथ ही वो शीरान की इस्लाह के चक्कर में पड़ी हुई थी। पहले उसके दिल में इंतकामी जज्बा था, लेकिन शीरान ने इंतकाम के सारे जज्बे छीन लिए थे और अब वो शीरान को सिर्फ जी जवान के रूप में देखने की ख्वाहिशमंद थी और समझती थी कि अगर ऐसा करने में कामयाब हो गई तो ये उसकी ज़िंदगी का अजीम कारनामा होगा। दूसरे दिन ही उसने शीरान के लिए अपनी पसंद के लिबास मंगवाए और हदायत की वो लिबास पहन ले। मक्कार भेड़िया इससे ताउन करने पर आमादा था। शायद उसके ज़हन में भी कोई मंसूबा परवान चढ़ रहा था। तकरीबन एक हफ्ते तक शीरान मुसलसल वो सब कुछ करता रहा था जो ग्रायना की ख्वाहिश थी और फिर उसने एक और ख्वाहिश का इजहार किया। डेर ग्रायना, अगर तुम वाकई मुझे इंसान बनाना चाहती हो तो फिर मैं इस माहौल से निकलने का ख्वाहिशमंद हूँ। क्या मतलब? दुनिया की किसी और खित्ते में, किसी और जगह मैं तुम्हारे साथ एक पुरस्कून ज़िंदगी बस करने का ख्वाहिशमंद हूँ। यहाँ से मैं उकता गया हूँ। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो फिर समझ लो कि मैं तुम्हारी कैद में न रह सकूँगा। तुम इसे कैद समझते हो शीरान? हाँ, जिस जगह मैं अपनी मर्जी के मुताबिक ना रहूँ वो मेरे लिए कैद खाना ही होती है। तो क्या चाहते हो? यहाँ से बाहर निकलने का बंदोबस्त और मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी? हाँ, तो फिर तुम जिस जगह जाना चाहते हो मुझे बता दो, मैं वहाँ के लिए इंतजाम कर लेती हूँ। ये तुम्हारी मर्जी पर मुनहसिर है, शीरान ने जवाब दिया। तो फिर क्यों ना हम एशिया की जानिब रुख करें? शीरान चंद लम्हात सोचता रहा, फिर गर्दन हिलाकर बोला, अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही, मगर कौन से इलाके का इंतखाब करोगी? और जवाब में ग्रायना ने जिस इलाके का नाम लिया
اسے سن کر ایک لمحے کے لیے شیران خاموش ہو گیا تھا۔ یہ تو وہی علاقہ تھا جس کے اطراف میں وہ زندگی گزار چکا تھا، یعنی تبت اور اس کا نواحی علاقہ۔ لیکن یورپ میں اچھی خاصی زندگی گزارنے کے بعد وہ یہاں کے ماحول سے کس قدر اکتاہٹ محسوس کرنے لگا تھا۔ اس نے سوچا کیا حرج ہے انہی علاقوں کی طرف جا کر ایک آدھ بار مارلینو سے ملاقات کر لی جائے۔ مارلینو سے جدا ہوئے اسے طویل عرصہ گزر چکا تھا۔ یوں شیران نے گرائنا کو اس بات کے لیے راضی کر لیا کہ گرائنا اس کے لیے پاسپورٹ اور دوسرے کاغذات تیار کرا لے۔ گرائنا خفیہ طور پر ان کارروائیوں میں مصروف ہو گئی، اور اس شام جب موسلادھار بارش ہو رہی تھی، گرائنا برساتی میں ملبوس اپنی خفیہ گیامگاہ پہنچی جو اس نے شیران کو قید کرنے کے لیے منتخب کی تھی۔ شیران کی جانب سے مکمل تعاون کی وجہ سے گرائنا اب کافی حد تک مطمئن ہو گئی تھی۔ اس شام وہ شیران کے لیے ایک تحفہ لائی تھی۔ یہ تحفہ اس کا پاسپورٹ اور دوسرے ضروری کاغذات تھے جو اس نے خفیہ طور پر تیار کرائے تھے۔ اپنے کاغذات اس نے تیار کرا لیے تھے، اور اس دوران مسلسل کوشش مصروف رہی تھی کہ ڈچ مین اسے ملک سے باہر جانے کی اجازت دے دے۔ ڈچ مین بیچارہ اپنی ہی پریشانی کا شکار تھا۔ ابھی تک اس نے مسٹر موٹاف کو شیران کے بارے میں اطلاع نہیں دی تھی، چنانچہ اس نے گرائنا کو باہر جانے کی اجازت دی تھی۔ گرائنا آج یہ خوشخبری شیران کو سنانے آئی تھی، اور شیران وہ بھی اس وقت عجیب سے موڈ میں تھا۔ کاغذات اور پاسپورٹ دیکھ کر اس نے ایک طویل قہقہ لگایا۔ گرائنا اس قہقے کی وجہ نہ سمجھ سکی۔ جب شیران خاموش ہوا تو اس سے پوچھا، تم ہنس رہے تھے، اس کی وجہ؟ لڑکے اس بات کی وجہ ضرور پوچھتی ہیں، خوشی میں انسان ہنستا نہیں تو کیا روتا ہے؟ اوہو، تم یہاں سے باہر نکلنے کے لیے اتنے بے چین تھے؟ ہاں ڈیئر، دراصل میں کسی ایک جگہ طویل زندگی نہیں گزار سکتا، اور اب تو میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ میں اگر مزید کچھ عرصے اس دھواں ماحول میں رہا تو میری اپنی شخصیت ختم ہو جائے گی۔ تم نے بہت اچھا کیا ہے گرائنا، اس کے لیے میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ میں تمہارے لیے وہ سب کچھ کر سکتی ہوں جو انسانی زندگی کے لیے ممکن ہو، لیکن صرف اس شکل میں کہ تم ساری زندگی کے لیے مجھے اپنا لو۔ لڑکی، باہر کون کون موجود ہے؟ شیران نے بے تکا سا سوال کیا۔ کوئی نہیں ہے، باہر موسلادھار بارش ہو رہی ہے۔ کیا تمہیں بارش کا موسم پسند نہیں ہے؟ یہاں تو ہر تیسرے دن ہی بارش ہو جاتی ہے۔ میرا خیال ہے موسم یہاں اپنی دلکشی کھو بیٹھا ہے۔ ہمارے علاقوں کی بات دوسری ہے، جب بارشیں ہوتی ہیں تو لوگ باقاعدہ جشن منانے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ یقیناً ایسا ہوتا ہوگا۔ بہرطور شیران، میں تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے علاقے کی بھی سیر کروں گی۔ میرے ساتھ؟ شیران ہنس پڑا۔ کیوں؟ مجھے وہاں نہیں لے جاؤ گے؟ میں خود نہیں لے جاؤں گا لڑکی، بلکہ تجھے وہاں بھیج سکتا ہوں۔ تنہا تو میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ بس اب تم تیاریاں کرو، بتاؤ کہ کب تک ہم اس سفر کا آغاز کریں گے؟ اس کے لیے کسی وقت کا تعین ضروری نہیں، جب بھی چاہوں گا یہاں سے نکل جاؤں گا۔ نکل جاؤ گے؟ کیا مطلب؟ کوئی مطلب نہیں، تو آج بہت خوبصورت لگ رہی ہے، شیران نے گرائنا کو دیکھتے ہوئے کہا، اور گرائنا اس کی نگاہوں کی چمک سے مسحور ہو گئی۔ اور شیران اپنی زندگی کا وہی خونی کھیل کھیلنے کو تیار تھا جو وہ آج تک کھیلتا آیا تھا۔ یہ اس کا عہد تھا۔ چنانچہ لمحات نے گرائنا کو موت سے اتنا قریب کر دیا تھا کہ وہ ان کی آہٹوں پر اگر غور کرتی تو محسوس کر سکتی تھی، اور یہی ہوا۔ گرائنا پرخلوص انداز میں اس سے باتیں کر رہی تھی۔ شیران کی چاہت حاصل کرنے کے بعد وہ خود کو دنیا کی عظیم ترین عورت محسوس کر رہی تھی، اور سوچ رہی تھی کہ بالآخر اس نے شیران کو فتح کر ہی لیا۔ اس کا اظہار کرنے سے وہ باز نہ رہ سکی۔ شیران، بلا شبہ اب میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ اگر ساری زندگی تم میرے ساتھ نہ رہے تو شاید میں مر جاؤں۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں تمہاری غلامی میں نہیں رہ سکتا، اور تمہارا مر جانا یقینی ہوگا۔ جو کام کل کا ہو وہ آج کیوں نہ ہو جائے؟ میں نہیں سمجھی۔ مطلب یہ کہ تم مر جاؤ، شیران نے آہستہ سے کہا، اور گرائنا ہنسنے لگی۔ تو پھر تم ہی مجھے قتل کر دو، زیادہ بہتر ہوگا میرے لیے۔ کیا واقعی؟ شیران وحشیانہ انداز میں بولا، لیکن گرائنا اس کی وحشت خیزی نہ سمجھ سکی۔ ہاں، میں حاضر ہوں۔ مرنا تو تجھے تھا ہی لڑکی، کیونکہ یہ میرے عہد کے خلاف بات ہوتی۔ بہرطور تیری اس خواہش نے میرا کام اور آسان کر دیا ہے۔ شیران نے اپنے ہاتھ اس کی گردن کے گرد حمائل کر دیے۔ گرائنا بدستور مسکرا رہی تھی۔ محبت کا یہ انداز وہ اپنی دانش میں بہت ہی منفرد سمجھ رہی تھی، لیکن جب شیران کے دونوں انگوٹھے اس کے نرخرے پر عین اس جگہ جمے جسے دبانے سے موت واقع ہو سکتی تھی تو وہ چونک پڑی۔ اس نے ان انگوٹھوں کا دباؤ غیر معمولی طور پر محسوس کیا تھا۔ وہ مشکل تمام اس نے اپنے ہاتھ شیران کی کلائیوں پر رکھے اور پھنسی پھنسی آواز میں بولی، کیا واقعی ختم کر دو گے؟ ہاں، تو نہیں جانتی گرائنا، میں اس سے قبل ایسی تمام لڑکیوں کو قتل کر چکا ہوں جنہوں نے میری چاہت حاصل کی تھی۔ مجھے صرف اس پاسپورٹ اور یہاں سے نکلنے کے لیے کاغذات کی ضرورت تھی۔ اس کے بعد میرے لیے کوئی کام مشکل نہیں رہا ہے۔ اور تو کہتی ہے کہ باہر بھی کوئی موجود نہیں، سب موسم کا لطف اٹھا رہے ہیں۔ تمہیں بہتر یہ ہے کہ تیری روح آسمانوں میں پرواز کر جائے، اور حقیقی لطف تو روح کو حاصل ہوتا ہے۔
یہ فانی جسم تو ایک بیکار شے ہے، خامخواہ ایک بوجھ، ایک نزاکت۔ شیران نے انگوٹھوں کا دباؤ اس حد تک بڑھا دیا کہ گرائنہ کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اسے جدوجہد کی کوشش کی، لیکن یہ ایک احمقانہ بات تھی۔ بھلا اس جیسی کمزور شے شیران کے مضبوط و توانا ہاتھوں سے کیسے بچ سکتی تھی؟ چنانچہ ذرا سی دیر میں اس کی سانس بند ہو گئی۔ وہ اپنی زندگی کے بدترین کھیل کا شکار ہوئی تھی۔ مذاق میں اس نے اپنی زندگی کھو ڈالی تھی۔ چند لمحات کے بعد اس کی روح اس کے بدن سے نکل گئی۔ شیران نے اس بے جان لاش کو فرش پر پھینک دیا اور حقارت آمیز لہجے میں کہنے لگا، احمق یورپین چھپکلی، سمجھتی تھی کہ شیران کو اپنے دام میں پھانس لیا ہے۔ کتنی کوششیں ہوئیں اور کوئی کامیاب ہوا؟ اس نے اپنے وہ کاغذات سمیٹے جو گرائنہ نے اسے بطور تحفہ پیش کیے تھے۔ کرنسی اس کے پاس اچھی خاصی تعداد میں موجود تھی۔ یہ بھی گرائنہ ہی کی فراہم کردہ تھی اور شیران کو اس میں سے کچھ خرچ کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی تھی۔ چنانچہ اس نے اپنا لباس پہنا، گرائنہ کی برساتی شانوں پر ڈالی اور آہستہ سے اس مکان سے باہر نکل آیا جس میں اب گرائنہ کی لاش کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں تھا۔ اس کے سامنے کوئی منزل نہیں تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ ڈچ مین گرائنہ کی موت کے بعد اس کی تلاش کے لیے زمین و آسمان ایک کر دے گا۔ وہ اب مزید جھمیلوں میں نہیں پھنسنا چاہتا تھا۔ گرائنہ نے جن علاقوں کا انتخاب کیا تھا، شیران خود بھی وہاں جانے کا خواہشمند تھا۔ چنانچہ وہاں سے نکل کر اس نے ایک ایسے ہوٹل میں قیام کیا جو غیر معروف تھا اور جہاں اسے تلاش کرنا عام طور سے ممکن نہیں تھا۔ اس کے بعد یہاں سے نکل جانے کی تیاریاں کرنا تھی۔ اس دوران گرائنہ نے اسے بتا دیا تھا کہ اسے اغوا کرنے کے لیے اس نے اپنے خاص ساتھیوں کی خدمات حاصل کی تھی اور ڈچ مین کو اس بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے۔ یہ بات بھی شیران کے حق میں جاتی تھی۔ گرائنہ کی موت کے بارے میں ابھی ڈچ مین کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ پہلے تو یہ تعین کرنا ہوگا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ وہ لوگ جو گرائنہ کے ساتھ اس سازش میں شریک تھے اس کی موت سے واقف ہو کر اپنی جان بچانے کی فکر میں سرگردہ ہو جائیں گے اور کبھی اس پروگرام میں اپنا نام شامل نہ ہونے دیں گے۔ گویا فرار کے لیے کافی وقت ہے۔ ہاں، اگر آجہانی گرائنہ اس کی خواہش پر پاسپورٹ اور دیگر کاغذات تیار نہ کرا لیتی تو ضرور مشکل ہوتی۔ آجہانی، وہ مسکرا دیا۔ موٹاف نے مارلینو کا شاندار استقبال کیا تھا۔ اسے اطلاع مل گئی تھی کہ Y38 کا نائب Y32 اسے ملاقات کرنے آ رہا ہے۔ موٹاف اسے اپنی خوش بختی سمجھتا تھا کہ شیران کا معاملہ درمیان میں آ گیا تھا، ورنہ اس سے جو حماقت ہو چکی تھی اس کا ازالہ ناممکن تھا اور اس کو یقینی تھا، لیکن اس بات کے درمیان میں آنے سے اس کی جان بچ گئی تھی۔ اس انوکھی شخصیت کے مالک شخص کا اس نے پرجوش استقبال کیا اور اسے اپنی خدمات پیش کر دی۔ رسمی گفتگو کے بعد مارلینو نے شیران کے بارے میں پوچھا۔ پہاڑوں کا رہنے والا وہ نوجوان میرے لیے ایک بہترین کارکن ڈچ مین کی تحویل میں ہے۔ کہ آپ اس کی مسلسل خبرگیری کرتے رہتے ہیں؟ کیوں نہیں مسٹر مارلینو؟ ڈچ مین مجھے مسلسل اس کے بارے میں رپورٹیں دیتا رہتا ہے۔ اس سے اس نوجوان کے بارے میں تفصیلی ہدایات جاری کی جا چکی ہیں۔ ابھی کچھ دن قبل وہ ایک خطرناک و ظالم شخص مارٹن کنگ کو قتل کر چکا ہے۔ کیا نام لیا تم نے؟ مارلینو چونک پڑا۔ مارٹن کنگ ایک خطرناک شخص؟ شیران نے اسے قتل کر دیا؟ ہاں مسٹر موٹاف، میں خود شیران سے ملنا چاہتا ہوں، مارلینو نے کہا۔ میں آپ کی ہدایت کے مطابق اسے فوراً یہاں بلوانے کے انتظامات کرتا ہوں، موٹاف نے کہا۔ میں خود اس سے ملوں گا، آپ مجھے وہاں لے چلیے، بہتر ہے، موٹاف نے کہا، اور پھر مارلینو کی ہدایت کے مطابق فوری روانگی کا بندوبست کیا گیا۔ مارلینو بہت خوش تھا۔ طویل عرصے کے بعد شیران سے ملاقات ہونے والی تھی۔ مارلینو نے فیصلہ کیا تھا کہ ہر قیمت پر اسے اپنے ساتھ لے جائے گا اور اس کے دل میں وطن پرستی کا جذبہ پیدا کرے گا تاکہ اس کا مشن شیرانی کے ہاتھوں پایا تکمیل کو پہنچے۔ موٹاف کو شیران کی گمشدگی کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں تھی، اس لیے وہ نہایت اطمینان کے ساتھ مارلینو کو لے کر ڈچ مین کی خصوصی قیامگاہ پہنچ گیا۔ ڈچ مین کے سیکرٹری نے اس کا استقبال کیا تھا۔ ڈچ مین کو میری آمد کی اطلاع دو، وہ اسپتال میں داخل ہے سر۔ سیکرٹری نے مؤدبانہ انداز میں جواب دیا۔ کیا بیمار ہے وہ؟ اس کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ملی۔ وہ ایک حادثے کا شکار ہو کر اپنا دماغی توازن کھو بیٹھے ہیں جناب، آج انہیں اسپتال میں داخل ہوئے تیسرا دن ہے۔ کیا؟ موٹاف اچھل پڑا۔ جی ہاں جناب، ان کی اکلوتی بیٹی مس گرائنہ قتل کر دی گئی ہے۔ بڑے انوکھے واقعات ہیں۔ کس نے قتل کیا اسے؟ شیران نامی ایک پہاڑی نوجوان ہے جو ایشیا سے تعلق رکھتا ہے، سیکرٹری نے جواب دیا۔ شیران کہاں ہے؟ مارلینو نے بے اختیار پوچھا۔ وہ فرار ہو گیا ہے، اس کی تلاش کی ساری کوششیں ناکام ہو گئی ہیں۔ اس سلسلے میں ابھی اقدامات کیے جا رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی امید افزا خبر نہیں ملی۔ او نہیں، یہ ناممکن ہے۔ ڈچ مین کا کہنا تھا کہ وہ پوری طرح اس کے کنٹرول میں تھا۔ موٹاف نے شدید پریشانی کے عالم میں کہا۔ کچھ عرصہ قبل تک ایسا ہی تھا جناب۔ مسٹر ڈچ مین نے اس شخص کے تمام آسائشیں فراہم کر دی تھی۔ اس نے مس گرائنہ کے ساتھ مارٹن کنگ نامی ایک بہت خطرناک سمگلر کو ہلاک کیا اور اس کے بعد وہ اچانک روپوش ہو گیا۔ چیف ان دنوں شدید پریشان تھے اور انہوں سب کو اس شخص کی تلاش پر مامور کر دیا تھا۔
लेकिन सूरत-ए-हाल कुछ और थी। मिस ग्राइना की आतिश मिजाजी उन्हें ले डूबी। उसने कुछ लोगों के साथ मिलकर उसे बेहोश किया और अपनी कैद में रख लिया, और वहीं वो मिस्टर ग्राइना को कत्ल करके फरार हो गया। मोटाफ का चेहरा धुआं हो रहा था। मालिनो का मूड भी सख्त खराब हो गया था। उसने सिर्फ इतना कहा, आप इस पर मुसलसल निगाह रखे हुए थे मिस्टर मोटाफ। बेहतर आप इस बारे में तंजीम को रिपोर्ट पेश कर दें। मैं अपने वक्त का ज़िया का हिसाब भी आप ही से रखता हूँ। मैं थोड़ी सी मोहलत चाहता हूँ मिस्टर मार्लिनो, तो जल्द में उसे आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा, ख्वाह वो ज़मीन की गहराई में रुपोश क्यों ना हो गया हो। आप अब सारी ज़िंदगी उसे तलाश नहीं कर सकेंगे। जिस शख्स का नाम शिरान है, आप उसे नहीं जानते। मार्लिनो मोटाफ के साथ वापस आ गया। फिर वहीं से उसने Y38 से रब्ता कायम किया और तमाम सूरत हाल की रिपोर्ट उसे पेश कर दी। इस दौरान वो बहुत कुछ सोचता रहा था और इसके ज़हन में एक नई सोच उभरी थी। Y38 ने सख्त बरहमी का इजहार किया था और मोटाफ को एक गैर जिम्मेदार शख्स करार दिया था और उसके खिलाफ कार्रवाई का वादा किया था। उसने कहा, मुझे आपके वक्त का ज़ाया होने का अफसोस है मिस्टर मार्लिनो। आपकी वापसी कब तक मुतवक्को है? कुछ अहम काम अंजाम देना होगा तो वापस आऊँगा जनाब। मेरे भी कुछ पिजराए हैं जिन्हें मैं शिरान की तलाश पर लगा देना चाहता हूँ। आप कांगू पहुँच कर मुझसे रब्ता करें। इस बारे में नई मनसूबाबंदी करनी है। बेहतर, मार्लिनो जवाब दिया और सिलसिला मुनक़ते हो गया। इसके बाद मार्लिनो ने वो जगह छोड़ दी। उसने अपने साथ आने वालों में से चंद को वापसी की हदायत कर दी और फिर अपने 3 खास मोतमिदों को लेकर किसी नामालूम मुकाम की तरफ चल पड़ा। जहाँ पहुंचकर उसने एक होटल में क़याम किया और फिर एक मुख्तसर तोक़ुफ़ के बाद वो टैक्सी में बैठकर चल पड़ा। टैक्सी ड्राइवर को उसने एक पता बता दिया था, एक खूबसूरत इलाके में जो शहरी आबादी से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर था। पहुंचकर मार्लिनो ने एक खूबसूरत फार्म हाउस के करीब टैक्सी रुकवा दी और बिल अदा करके फार्म हाउस के गेट पर पहुंच गया। चंद लोग अहाते में मुख्तलिफ कामों में मसरूफ थे। उनमें से एक मुवारिद ने अजनबी को देखा तो मार्लिनो के करीब पहुंच गया। फरमाइए जनाब, क्या मैडम अनूठा तशरीफ रखती हैं? आपका कार्ड तशरीफ लाइए, मुलाजिम ने शाइस्तगी से कहा और मार्लिनो को साथ लेकर अंदर पहुंच गया। बदकिस्मती से कोई कार्ड नहीं है मेरे पास। अब मैडम से सिर्फ इतना कहेंगे कांगू से उनका एक अजीज आया है। मुलाजिम इत्तला देने चला गया और फिर एक खूबसूरत पुरवकार औरत तेज कदमों से चलती आलिशान ड्राइंग रूम में दाखिल हो गई। ये सुदाशी थी। मार्लिनो को देखकर वो सख्ते में रह गई थी। फिर वो बेख्तियार आगे बढ़कर मार्लिनो से लिपट गई। आप मैं सोच भी नहीं सकती थी। आप मिस्टर मार्लिनो, आप। वो सिसकियां भरने लगी। मार्लिनो के मुस्लिम हाथ उसके सर पर पहुंच गए थे। मैं रिश्तों से महरूम सुदाशी। मैं नहीं जानता कि मोहब्बतों के लम्स क्या होते हैं, लेकिन कुछ अजनबी मेरी जिंदगी में मेरे दिल की गहराइयों में इतने नीचे उतर गए हैं कि मेरी धड़कनों से हम आहंग हैं। तुम और शिरान मुझे अपनी औलाद की तरह लगते हो। आपकी मोहब्बत ने मुझे जिंदा रखा है मिस्टर मार्लिनो। मैंने हर लम्हा आपसे रब्ता रखा है। अंदर आइए, यह आपकी जगह नहीं, यहाँ अजनबी से मुलाकात होती है। आइए प्लीज, सिदाशी ने कहा और मार्लिनो के बाजू से लगी हुई अंदरूनी कमरे में दाखिल हो गई। ये उसकी ख्वाबगाह थी। मार्लिनो सिदाशी की मोहब्बत का जायजा ले रहा था। गुलाम लड़की अपने बाप यातान ब्रोमा से जुदा होने के बाद बेयारो मददगार रह गई थी। शिरान जैसे जंगली की मोहब्बत का शिकार हुई और एक मौका पर जिंदगी खोते खोते बची। मार्लिनो के अलावा दुनिया में उसका था ही कौन। मार्लिनो ने इस हादसे के बाद उसे बैरून मुल्क भिजवा दिया था और इसके बाद सिदाशी की नई जिंदगी का आगाज हुआ था। अब तो साल बीत गए थे। तवील अरसे के बाद मार्लिनो से इसकी मुलाकात हुई थी और वो खुशी से दीवानी हुई जा रही थी। मार्लिनो इसके एहसासात को अच्छी तरह समझ रहा था। आपने मिस्टर मार्लिनो इतनी मसरूफ जिंदगी में मेरे लिए वक्त कैसे निकाल लिया? सिदाशी ने कहा। मैं कभी तुम्हारी तरफ से गाफिल नहीं रहा सिदाशी। मुझसे अपनी जिंदगी के इस अहम तरीन वाकयात पूछ लो। मैं जानती हूँ, मुझे यकीन है। फिर ये सवाल क्यों? इसमें सिर्फ खुलूस है। मैं आपकी मसरूफियत जानती हूँ। काम भी था तुमसे। एक ख्याल आया था जहन में तो तुम्हारे पास चला आया। मुझे बुला लिया होता। अपने वतन की खुशबू भूल गई हूँ। इन इलाकों तक आया था। ओह, सुदाशी ने आहिस्ता से कहा। कैसी है जिंदगी? मार्लिनो ने पूछा। आपकी मोहब्बत शामिल न होती तो दर्दनाक होती। अब बहुत मुतमईन हूँ। तुम्हारी जिंदगी का गुरूर कहाँ है? मैं इसे देखना चाहता हूँ। इसकी जिंदगी आपकी रहीन मिन्नत है। उसका नाम अदनान है ना? अदनान सलामन। इस दौरान मैंने शिरान के इलाके पर रिसर्च की है, जिस तरह भी मुमकिन हो सका। इसका कल्चर, इसकी कौम का रहन सहन के बारे में मवाद को इकट्ठा करती रही हूँ। मैंने इसकी ज़ुबान भी सीखी है और उसे भी सिखाई है। खूब। तुम मामूली हैसियत के मालिक नहीं हो। औरत हो, मगर ऐसी मुकम्मल औरत जिसकी मिसाल नामुमकिन है। मुझे ये कुव्वत आपने बख्शी है। कैसा है वो? दियारे गैर में मैंने उसे यहाँ की हवाओं से बचाया है। वो दूसरा शिरान है। जरा मैं उसे देखना चाहता हूँ। वो हमसे 8 घंटे की मुसाफत पर है। रोड के जंगली इलाके में उसकी परवरिश की जा रही है ताकि अगर कभी शिरान उससे मिले तो उसे यकीन हो जाए कि वो उसकी औलाद है।
कौन से इलाके में? माली ने दिलचस्पी से पूछा। मैनुअल के इलाके में। वो जदीद और कदीम के दरमियान है और इसकी तरबियत कुनिंदगान ज़हीन तरीन लोग हैं। कदो कामत कैसा है? अपनी उम्र से 10 साल आगे है। मैंने दुनिया उसके सामने खोल दी है। इसका जहन और बदन मुकम्मल हो चुका है। इस उम्र में भी वो शिरान के कद तक पहुंच चुका है। शक्ल सूरत बाप की मानिंद, खदो खाल में मेरी झलक भी है। ना होती तो मैं उसे प्यार ना कर पाती। इसमें कुछ मेरा भी रंग है। तरबियत में तालीम भी शामिल है ना? हाँ, मजूना दहशत पसंदों ने उसे इल्म की जहानत से महरूम नहीं रखा। तुमने इतना बड़ा खतरा कैसे मोल लिया? मेरा हुक्म उसका ईमान है। इस कायनात में वो सिर्फ मुझे अफसर समझता है, बाकी किसी को खातिर नहीं लाता। कहीं भी हो, मेरा हुक्म उसके लिए आखिरी होता है, इसलिए गलत रास्तों पर उसके भटकने का कोई इम्कान नहीं। मैं बारहा तजर्बा कर चुकी हूँ। फितरतन कैसा है? मालिनों को सुदाशी के लहजे का गुरूर बेपना मुसरत हुई थी। शिरान की मानिद वहशी, खुद पसंद और किसी को खातिर में न लाने वाला। अलबत्ता मैंने उसके अंदर शिरान की वो दीवानगी नहीं पैदा होने दी कि वो दुनिया का सबसे बरतर इंसान है। मैंने उसके अंदर लचक रखी है। तुमने उसकी तश्कील में बेपना मेहनत की है सिदाशी। मार्लिनो ने तौसीफी अंदाज में बोला। वो मेरी जिंदगी का संगे मील है मिस्टर मार्लिनो। इसके अलावा इस कायनात में मेरे लिए अब क्या रह गया है? मैं इससे मिलना चाहता हूँ, उसे देखना चाहता हूँ और मैं समझता हूँ कि मुझे अपने इस प्रोग्राम में कुछ तब्दीलियाँ करना होगी। तुमने इस कदर तारीफें की हैं उसकी कि मैं उसे नज़रअंदाज करने नहीं जा सकता। पता नहीं इसके बाद वक्त मिले या ना मिले, मैं आपको उसे देखे बगैर जाने भी ना दूंगी मिस्टर मार्लिनो। आप उसे देखकर यकीनन मुसर्रत महसूस करेंगे। वैसे आपसे इस सवाल कर तो मुझे गैरत महसूस होती है। आपने उसके बारे में नहीं बताएंगे? शिरान की बात कर रही हो? हाँ, उसकी, जब से ख्वाब की मानी था मेरे लिए। सिधाशी की आवाज़ डूबने लगी थी। मार्लिनो चंद लम्हात गर्दन झुकाए रहा, फिर बोला, हमेशा की तरह तवील अरसा हो गया है। इतना तवील कि उसके खदो ख्याल भी मेरी निगाहों में धुंधला गए हैं। वो हमारे हाथों से निकल चुका है। हंगामी जिंदगी उसकी फितरत में शामिल है। वो मेरे लिए बहुत कुछ कर चुका है और कर रहा है। तो मैं क्या बताऊं सुधाशी, वो एक ऐसा इंसान है जिसके कारनामे सुनकर उससे बेपना नफरत करने को जी चाहता है, लेकिन जब उस पर गौर करो तो महसूस होता है वो दिल के एक एक गोशे में छुपा हुआ है। मेरे दुश्मनों को फना करने में उसने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। हालांकि मुझसे दूर है, उसके ज़हन में ख्याल भी नहीं कि मुझे अपने दुश्मनों की मौत का इल्म होगा, लेकिन वो मसरूफ रहता है और जहाँ भी मौका मिलता है अपने काम से नहीं चूकता। मुझसे इसका कोई राब्ता नहीं है। मैं नहीं जानता कि वो कहाँ है, लेकिन मैं ये कहने में कोई आर महसूस नहीं करता कि इस वक्त एक अहम ज़रूरत के तहत मुझे इसी की तलाश है। कुछ निशानात मिले थे उसके कदमों के, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो वक्त की गर्द इन निशानात को साफ कर चुकी थी। मैंने अपने आदमियों के जरिए इसको काफ़ी तलाश कराया, लेकिन समय में आता कि वो कहाँ है, यानी वो नहीं मिला। हाँ, मुझे पहुँचने में कुछ देर हो गई। वहशत खेज को जिसने भी अपने दबाव में रखने की कोशिश की वो मौत से हमकनार हो गया। हाँ, वो दोस्त बनकर रह सकता है, महकूम बनकर नहीं। और कुछ अहमकों ने ही किया था कि उसे दोस्त के साथ साथ महकूम बनाने की भी कोशिश कर डाली, और उनकी यही कोशिश उनकी मौत का सबब बन गई और वो वहाँ से गायब हो गया। इसके बाद में उसे ना पा सका। आह, वो ऐसा ही है। आपने उसे कितने अरसे से नहीं देखा? हाँ, मैंने भी उसे तवील अरसे से नहीं देखा। मैं जानना चाहती थी कि उसके सरकश कदो खाल कुछ धुंधला या नहीं, इसके बालों में सफेदी नुमाया हुई या नहीं, इसके सीने में ये एहसास जागा कि नहीं वो उम्र के ढलवान पर है या नहीं। नहीं, मेरा ख्याल है ऐसा नहीं। और मेरा ये भी ख्याल है कि वो भी इतना ही दिलकश है, इतना ही जर्री, इतना ही कवी और इतना ही जवान है। अगर ऐसा ना होता तो एक ख़तरनाक शख्सियत उससे इस हद तक मुतासिर ना होती। कोई औरत थी वो? सुदाशी ने सवाल किया। मार्लिनो चंद लम्हात के लिए खामोश हुआ, फिर गहरी गहरी सांस लेकर बोला, नहीं, एक मर्द था जो उसकी खूबसूरत शख्सियत से मुतासिर होकर उसका गर्विदा हो गया। वो चाहता था कि उसे अपना महकूम बनाए रखे। औरत का तजर्बा मार्लिनो की ज़िंदगी में बराह रास्त नहीं दाखिल हुआ था, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बराह रास्त अगर खुद तक न पहुंचे तो तब भी उनसे वाक़फियत हो ही जाती है। मार्लिनो जानता था कि सिदाशी के दिल में शिरान के बेपना प्यार मौजूद है और उसने शिरान के हाथों मौत तक कबूल कर ली। अगर लड़कियों का तज़किरा दरमियान में आएगा तो मजीद उदास हो जाएगी, इसलिए उसने सिदाशी से झूठ बोला था। मार्लिनो की आमद पर सिदाशी जिस कदर भी मुसर्रत का इजहार कर सकती थी करती रही। खाने के बाद आधी रात तक वो मार्लिनो से गुफ्तगू करती रही और ये सिलसिला दूसरे दिन भी जारी रहा। लेकिन मार्लिनो को बकिया रात में जो मौका मिला उसकी सोच में काफ़ी तब्दीलियां पैदा करने का बाइस बना था। हाशी ने अदनान सलामन के बारे में जो कुछ कहा था
मालिनो इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गया था। शीरान एक बार फिर उसकी निगाहों से ओझल था और नहीं कहा जा सकता था कि जिंदगी में दोबारा उससे मुलाकात हो भी सकेगी या नहीं। लेकिन अदनान सलामत के बारे में सुधाशी ने जो कुछ बताया था उसने मालिनो के दिल में कुछ और ख्यालात पैदा कर दिए थे और वो अपने प्रोग्राम पर मजीद मुस्तैद हो गया था। जो कुछ उसने इससे पहले सोचा था अब उसके लिए एक लाजमी चीज़ बन गया था। चुनांचे उसने इस सिलसिले में इंतजामात शुरू कर दिए। होटल में उसके आदमी मौजूद थे। उसने उन्हें तलब किया और कुछ हदायत देने के बाद इनमें से 2 अफराद को रवाना कर दिया। तीसरे आदमी को उसने अपने साथ ही रखा था। सिजाशी उसकी मेज़बान थी और मालिनो अपनी दुनिया से हटने के बाद महसूस कर रहा था कि ज़िंदगी में ये मुकामात भी नुमाया हैसियत रखते हैं जब किसी अपने पर अपना तमाम बार डाल दिया जाए और ये महसूस किया जाए कि साथी बड़े खुलूस से उसका बार बर्दाश्त किए हुए हैं। तीसरे दिन मालिनो को तंजीम की तरफ से इस प्रोग्राम की इजाज़त मिल गई जो उसने अपने साथियों के जरिए तंजीम तक भेजा था। Y38 ने खुफिया अल्फाज में मालिनो को एक पैगाम भेजा था जिसमें कहा गया था कि अगर मालिनो अगर चाहे तो अभी कुछ अरसा वतन से दूर रहकर गुजार सकता है। इस सिलसिले में बराडो के इलाके में मालिनो जो मुराद तलब की थी उसके लिए उसे इत्तला मिल गई थी कि हाँ उसकी ख्वाहिश के मुताबिक इंतजाम कर लिए जाएंगे। उसे चंद लोगों के नाम भी मुहैया किए गए थे जिनसे उसे राब्ता कायम करके अपने प्रोग्राम पर अमल करने में मदद मिल सकती थी। चुनांचे मालिनो इस नए तजर्बे के लिए तैयार हो गया। ज़हनी तौर पर वो ज़रा सा उलझा हुआ था। सुदाशी ने अपनी दुनिया तामीर कर ली थी और इस दुनिया को उजाड़ कर उसे एक ऐसी जगह ले जाना जहाँ ज़िंदगी महदूद थी, कुछ मुनासिब बात ना थी। लेकिन मालिनो के मकसद की तकमील के लिए ज़रूरी भी था और वो इसी सिलसिले में सुदाशी से भी गुफ्तगू करना चाहता था। बस वो खुद को आमादा नहीं कर पा रहा था। लेकिन 2 दिन सोचने के बाद उसने सुदाशी से गुफ्तगू करने का फैसला कर ही लिया। इस दिन दोपहर के खाने पर सुदाशी ने मालिनो की शक्ल देखी तो किसी कदर चौंक सी पड़ी। आप इस सोच में डूबे मिस्टर मालिनो? हाँ सुदाशी, तुमसे कुछ ऐसी बातें करना चाहता हूँ जिनके बारे में मेरा दिल मुतमईन नहीं और मैं ये महसूस करता हूँ कि तुम्हारे लिए भी बारे खातिर ना हो। मालिनो ने जवाब दिया, मैं आपकी तख्लीक हूँ मिस्टर मालिनो। हाँ ये हकीकत है। ये अल्फाज मैं बिलावजह नहीं कह रही। मौत की सरहद में दाखिल हो चुकी थी। ऐसी हालत में थी कि ज़िंदगी का तस्वुर भी मुमकिन नहीं था। आपकी अनायत में मेरी ज़िंदगी वापस लौट आई। न सिर्फ ज़िंदगी बल्कि ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सहारा भी। सो आपकी बात क्यों ना मानूंगी। आपके दिल में जो भी बात है बेधड़क कह दें। तुम्हें मुझ पर एतमाद है सुधाशी? मुकम्मल। तो फिर सुनो सुधाशी, शीरान से तुम्हें नफरत नहीं है, ये बात मैं यकीन से कह सकता हूँ। यकीनन तुम्हें शीरान के दोनों बाजू कट जाने का बेहद अफसोस होगा। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? सुधाशी बुरी तरह चौंक पड़ी। खाने पर उसके हाथ रुक गए। इसके चेहरे पर कर्ब के आसार नजर आए, आंखों में गम की परछाइयाँ। फिर उसको होंठ कपकपाने लगे। आप क्या कह रहे हैं मिस्टर मालिनो? क्या शीरा? नहीं सुदाशी, ये बात मैंने बतौर मिसाल कही है। अगर शीरान के दोनों बाजू कट जाएं तो क्या तुम्हें अफसोस नहीं होगा? मेरा दिल बंद हो जाएगा, सुदाशी ने जवाब दिया। अगर कोई ऐसा नुकसान शीरान को पहुंचने वाला हो जो तुम्हारे इल्म में आ जाए तो क्या तुम इसे बचाने की कोशिश नहीं करोगी? मैं आज भी इसके लिए अपनी जिंदगी 1000 बार कुर्बान करने पर तैयार हूँ, सुदाशी आंसू भरी आवाज में बोली। तो फिर यूँ समझो कि सरकश और वहशी शीरान को जमीन को बचाने के लिए, उसके माजी की यादों में जिंदा रखने के लिए इस वक्त तुम्हारी कुर्बानी की जरूरत है। बराह करम मिस्टर मालिनो जरा तफसील से बताएं। मुंहबंद अल्फाज मुझसे बर्दाश्त नहीं होंगे क्योंकि मामला शीरान का है, सुदाशी बेचैनी से बोली। मैं तुम्हें तफसील नहीं बता सकता। यूँ समझ लो कि कुछ गासिब जो बहुत बड़ी कुव्वत रखते हैं, या फिर ये समझ लो कि वो बहुत बड़ा मुल्क है जो शीरान के इलाके पर कब्जा करके वहाँ अपनी चीरा दस्तियों का आगाज करना चाहता है। बहुत बड़ी साजिश है जिसमें हमारा शरीक होना जरूरी नहीं था। लेकिन मैं तुम्हें अपने दिल की कैफियत भी बताऊं कि शीरान को भी इतना ही चाहता हूँ जितना कोई बाप अपनी औलाद को चाहता है। अगर तुम मेरी बात पर यकीन करो तो ये समझ लो कि अदनान सलामन के लिए तुम्हारे दिल में जो मोहब्बत मौजूद है, शीरान के मेरे दिल में वही प्यार है। मैं उसके खिलौने टूटने नहीं देना चाहता। हालांकि जिन लोगों से हमें इस सिलसिले में टकराना पड़ेगा उनकी कुव्वत बहुत बड़ी है। हम उनके लिए एक ज़र्रे से ज़्यादा हैसियत नहीं रखते, लेकिन हम इतना जानते हैं कि अपनी काविशों से हम इस बात को मंजर आम पर ले आएंगे कि उनके अगराज़ व मकासद क्या हैं। मैं खुद इन लोगों को भी शामिल हो चुका हूँ और मुझे इनकी तरफ से मुसलसल हदायत मिल रही है। मैं चाहता हूँ सुदाशी कि तुम शीरान के बेटे के साथ उसकी दुनिया आबाद करो। तुम उन पहाड़ों में जाकर रहो जहाँ पागल और वहशी बसते हैं। मैं उन्हें पागल और वहशी इसलिए कहूँगा कि वो आपस की दुश्मनी में गुम होकर अपने वतन को फरामोश कर चुके हैं, और जो लोग ऐसा करते हैं वो गोया तबाही की जानिब दौड़ लगाना शुरू कर देते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पहुँचकर हालात को अपने काबू में करो। इस सिलसिले में मैं तुम्हारा मुआवन हूँगा, तुम्हारी मदद करूँगा। मैंने इन पहाड़ों में इंतहाई मेहनत और जाफशानी के साथ
अपनी एक छोटी सी दुनिया कायम की है, सिर्फ इसलिए कि शीरान की दुनिया को बचा सकूं। बोलो सुदाशी, क्या तुम इस ऐशो इशरत की दुनिया को छोड़कर पहाड़ों की उस बेआबोगैर दुनिया में जाना पसंद करोगी, जहाँ जिंदगी बहुत सख्त और दुश्वार गुजार होती है? सुदाशी अजीब सी निगाहों से मार्लिनो को देख रही थी। उसकी आंखों से अजीबोगरीब कैफियत झलक रही थी। उसने कहा, मिस्टर मार्लिनो, मैंने जिंदगी की इन ताकतों को अपने करीब फटकने नहीं दिया। मैंने शीरान के बेटे को इसलिए एक वहशी शेर बनाया है कि उसे अपने बाप की जमीन पर आबाद होना है। मैंने उसे जिंदगी की इन दिलचस्पियों में गुम होने नहीं दिया। इसकी वजह आप समझ सकते हैं मिस्टर मार्लिनो। मैं उसे जदीद और मुहज़्ज़ब दुनिया में एक अजनबी और वहशी घोड़ा नहीं बनाना चाहती थी, बल्कि मैंने उसे सब कुछ इसलिए दिया है कि एक दिन शीरान उसे देखे और महसूस करे कि वो उसका बेटा है और मेरे वतन से पैदा हुआ है। आप कैसी बातें करते हैं मिस्टर मार्लिनो? शीरान की वो बदनुमा और बेआबोगया ज़मीन ही तो मेरे लिए सुहाग की हैसियत रखती है। मुझे और कुछ न मिल सका, लेकिन अगर मैं इस ज़मीन की मिट्टी को अपनी पेशानी पर सजा लूं तो मैं समझूंगी शीरान ने मुझे घर बना के दे दिया है। मार्लिनो ने अपनी जगह से खड़े होकर सुदाशी की पेशानी चूम ली। वो प्यार भरी नजरों से इस लड़की को देख रहा था जो शीरान को अपने मन मंदिर का देवता बनाए हुए थी। हालांकि शीरान ने कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं होगा। सुदाशी की आंखों में आंसू की नमी थी, जिसे मार्लिनो अपने हाथों से साफ करते फिर बोला, हम बराडो चल रहे हैं। सुदाशी, तैयारियां कर लो। सुदाशी ने खामोशी से गर्दन झुका दी थी।